हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। आज के क्लास में हम क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट्स के कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आज के लेक्चर में भी हम सेट्स के जो रेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होगा। यहाँ पर हम फिर से सेट्स के कुछ टाइप्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने दो डिफरेंट टाइप्स जो कि फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स था उसके बारे में जाना था। यहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो आता है इस कैटेगरी में वह आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिसे नल सेट और वॉइड सेट भी कहा जाता है। तो किसी भी सेट्स को हम लोग एम्प्टी सेट कहेंगे जब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, बट वो वेल डिफाइंड होगा। डेट मीन्स एनी सेट विच हैज़ नो एलिमेंट्स। कोई भी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, बट वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। जैसे एग्जांपल, x a इज ऑल एलिमेंट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है जिसमें एक सेट एक लिया गया है और इस सेट्स का डिस्क्रिप्शन है कि सेट a ऑल एलिमेंट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू n। n मीन्स नेचुरल नंबर, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि ये एक स्टैंडर्ड सिंबल है जो नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे यह वेरिएबल x लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा होना चाहिए और ये x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। तो नंबर सिस्टम में कोई भी नेचुरल नंबर्स नहीं है जो कि नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इस सेट ए का वैल्यू रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरह का दिखेगा, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंडर एक भी एलिमेंट्स इसमें विजिबल नहीं होंगे। देयरफॉर इट इज़ ए एम्प्टी सेट। यह एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल है और एम्प्टी सेट्स के लिए मैथमेटिक्स में सिंबल फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, इसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को हम लोग फाई बोलते हैं, फाई। तो एम्प्टी सेट्स, एवरी एम्प्टी सेट्स का जो नाम है वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं किया जाता है। उसके लिए मैथमेटिक्स में स्पेशल सिंबल फिक्स किया गया है, फाई। देयरफॉर एम्प्टी सेट्स का नाम ऑलवेज फाई से होगा और इसकी वैल्यू ऑलवेज ये दो कर्ली ब्रैकेट बट देयर इज नो एलिमेंट इनसाइड दिस कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यह एम्प्टी सेट्स का डेफिनेशन था। ठीक है, नेक्स्ट सेट आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट वैसे सेट्स को कहते हैं जिसके इनसाइड एकमात्र एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इट मीन्स एनी सेट having only one element, any set having only one element। ऐसे सेट्स, जितने भी सेट्स इस तरह के होंगे उन सारे सेट्स को हम सब सिंगलटन सेट्स के नाम से जानेंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर फिर से ले रहे हैं, a इज ऑल एलिमेंट ऑफ x वेयर x इज बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम नंबर एंड x इज इवन। ठीक है, यहाँ पर इस सेट्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सेट ए ऑल एलिमेंट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम नंबर एंड x इज इवन। मतलब सेट्स ए के इनसाइड जो भी एलिमेंट्स हैं वो x की वैल्यू होगी और x नेचुरल नंबर होगा और नेचुरल नंबर के साथ साथ x को प्राइम नंबर भी होना है और प्राइम नंबर में भी सिर्फ इवन प्राइम नंबर होना है।
तो हम जानते हैं इस कंडीशन में एकमात्र प्राइम नंबर जो कि इवन भी है और नेचुरल नंबर भी है वो सिर्फ एक नंबर है 2। 2 एकमात्र ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो नेचुरल नंबर होते हुए भी प्राइम नंबर है, बट ओनली सिंगल इवन नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस सेट ए का यह रोस्टर फॉर्म हो गया जिसके इनसाइड हमें ओनली 1 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो यह एक एग्जांपल हो गया सिंगलटन सेट का, सिंगलटन सेट। ठीक है, इस सेट को हम लोग सिंगलटन सेट के नाम से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म अब यहाँ से जो आता है वह है कुछ सेट से रिलेटेड ऑपरेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले सबसेट ऑफ एनी सेट। सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है। ठीक ना, तो जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं एक सेट है ए, इसके इनसाइड यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3, और एक दूसरा सेट है बी, इसके इनसाइड एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, यह 2 डिफरेंट सेट्स यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पर सेट्स 2 डिफरेंट सेट्स में से सेट ए के इनसाइड जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 यहाँ पे दिख रहा है। इस सेट के इनसाइड 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स यहाँ सेट बी में अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। तो अब चूंकि यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में अवेलेबल हैं, इसलिए यहाँ पे सेट ए सेट बी का एक सबसेट कहलाएगा। ठीक है, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, मतलब सेट ए सेट बी का सबसेट तभी कहलाएगा जब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में हो, एकमात्र कंडीशन है। हाँ, बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है। अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो इसके लिए एकमात्र कंडीशन है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के इनसाइड होने ही चाहिए। तो देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब सेट ए इज सबसेट ऑफ बी इफ all elements of A is in B। ठीक है, सेट ए का सारा एलिमेंट अगर सेट बी में होगा तो ए सेट बी का एक सबसेट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेट ए सेट बी का एक सबसेट है, इसे हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। तो सिंस A इज सबसेट ऑफ B, तो इसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, सबसे पहले कौन सबसेट है उस सेट का नाम लिखते हैं, और किसका सबसेट है उस सेट का नाम बाद में लिखते हैं, और बीच में यह इस तरह का सिंबल हम यूज़ करते हैं। यह जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है, ये सिंबल ऑफ सबसेट। ठीक है, और इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे गए स्टेटमेंट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और ए इज कंटेंड इन बी। ठीक है, इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे। ओके, अभी हमने बहुत सारे कन्वेंशनल सेट को पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, तो आप समझ सकते हैं, हम जानते हैं n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में होते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर्स एक सबसेट होगा होल नंबर का। अब सारे होल नंबर्स इंटीजर्स के इनसाइड होते हैं, तो इंटीजर्स का सबसेट होल नंबर होगा। उसी तरह से सारा इंटीजर्स एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सारा इंटीजर्स यानी कि सेट इंटीजर्स का सेट रेशनल नंबर का सबसेट होगा। और सारा रेशनल नंबर चूँकि रियल नंबर के इनसाइड होता है, तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर रियल नंबर का एक सबसेट होता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि कौन सा सेट सबसे
बड़ा सेट होगा, तो ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा सेट रियल नंबर का सेट होगा। अब यह कितनी अजीब बात है कि यहाँ पर सारे सेट्स के अंडर इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तब भी यहाँ पर रियल नंबर का सेट सबसे बड़ा सेट होता है। यानी कि रियल नंबर के अंदर सारे एलिमेंट्स, सारे तरह के एलिमेंट्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है। अब किसी सेट्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो उसके कितने सबसेट्स होंगे, ठीक ना। जैसे इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। जैसे इस सेट में एक सेट ए है, इसके इनसाइड 2, 3, -1 यह 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब इस सेट्स के टोटल कितने सबसेट्स होंगे, ठीक है, उसे हम यहाँ पर समझेंगे। तो चूंकि अब यहाँ पर इस सेट्स के अंडर 3 एलिमेंट्स हैं तो यह एक फाइनाइट सेट हो गया। तो इसका कार्डिनल नंबर, चूँकि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए को हम जानते हैं इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस सेट्स का कार्डिनल नंबर 3 हो गया। तो जो हमारा फार्मूला कहता है 11th का, टोटल सबसेट्स ऑफ सेट ए, इससे 2 रेज टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2 रेज टू 3 मीन्स 8। तो यहाँ पर सेट ए के टोटल डिस्टिंक्ट सबसेट, मतलब सारा सबसेट्स जो डिफरेंट होगा एक दूसरे से, अगर लिखेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पर 8 होगी। तो देयरफॉर सबसेट्स ऑफ ए यहाँ पे हम लिखते हैं सबसेट्स ऑफ ए। सबसे पहले इसके एक एक एलिमेंट से लेकर हम सेट बनाते हैं। तो एक सबसेट होगा जिसके इनसाइड 2 होगा, दूसरा सबसेट 3 होगा, इसके इनसाइड तीसरा सबसेट जो बनेगा उसके अंदर -1 होगा। अब अगर हम दो एलिमेंट एक साथ लेकर बनाते हैं तो कुछ इस तरह का सबसेट्स होगा, 2, 3, आफ्टर दैट 3 -1 एंड 2 -1, और एक खुद वही सेट 2, 3, -1 ये भी इसका एक सबसेट होगा। तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 8 होने चाहिए, बट यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबसेट्स ही यहाँ पर हमने ए का लिखा है। और ये सब एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात कहा गया है कि फाई जो एम्प्टी सेट है वो एवरी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। एवरी सेट का एक सेट सबसेट फाई ऑलवेज होता है। तो फाई को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस सेट्स के टोटल सबसेट्स यहाँ पर 8 होने चाहिए थे, और ये 8 सबसेट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इस बात को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि किसी सेट्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अगर एक फाइनाइट सेट्स है और उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मालूम है, तो उस सेट के कितने सबसेट्स होंगे उसे हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सबसेट्स का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के यूनियन क्या होते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं एक सेट लेते हैं 1, 2, 3, एक दूसरा सेट लेते हैं 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पे इस दो सेट्स का यूनियन हमें फाइंड करना है। तो दो सेट्स के यूनियन को सबसे पहले जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ इस तरह से होता है, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, पहले सबसे पहले हम ए का नाम लिखेंगे, उसके बाद ये सिंबल हो गया यूनियन का, और उसके बाद जिस दूसरा सेट है जिसका ए के साथ यूनियन फॉर्म हो रहा है उस सेट को लिखते हैं। अब ए यूनियन बी ये भी एक सेट होता है, यह भी एक सेट होता है, और इसके इनसाइड जो एलिमेंट होंगे वो ए और बी के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर हम मिक्स करके लिखेंगे। मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स को अगर मिक्स कर दिया जाए तब जाके वह यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी को फॉर्म करता है। तो ये सबसे पहले हम 1, 2, 3 सेट ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे, अब बी के एलिमेंट्स को 2, 3, 4, 5 को लिखेंगे। अब चूंकि जानते हैं कि किसी भी सेट्स को अगर हम लिखते हैं तो उसके अंदर
किसी भी एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो बी के एलिमेंट 2 3 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, अब हम सिर्फ 4 और 5 को इस सेट्स के इनसाइड लिखेंगे। तो इस तरह से यह ए यूनियन बी का रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में यह रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ए यूनियन बी के इनसाइड्स जो एलिमेंट्स होंगे वो ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे, और जो दोनों में एलिमेंट कॉमन है वो भी होंगे। ठीक है, ए और बी के एलिमेंट्स को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो जो नया सेट फॉर्म होता है वह ए और बी का यूनियन होता है। नेक्स्ट हम दो सेट का इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ पे फिर से हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेट ए में 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट हैं, और सेट बी में 2 5 6 3 7। ठीक है, यहाँ पे दो डिफरेंट सब सेट्स हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। दोनों सेट का नाम लिखेंगे और बीच में यह सिंबल यूज़ करेंगे। यह इंटरसेक्शन का सिंबल है, इसे आपको याद रखना है। इट इज़ सिंबल फॉर इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट होता है। ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट होता है जिसमें हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को लिखेंगे जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट हैं। तो आप देख सकते हैं ए में 1 2 3 4 हैं और बी में 2 5 6 3 7 है। तो यहाँ पे 2 3 और 2 3, मात्र यह दो एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं। तो दो सेट के इंटरसेक्शन जब हम फाइंड करते हैं तो उस कंडीशन में उन दोनों सेट्स के सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ही ए और बी के इंटरसेक्शन के इनसाइड लिखा जाता है। तो यहाँ पर यह ए और बी के इंटरसेक्शन का रोस्टर फॉर्म में आंसर हो गया। ठीक है, और अगर एक बात आपको याद रखना है कि इफ़ अगर दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आता है, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, तो इस कंडीशन में दोनों सेट ए और बी डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ठीक है, तो देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए और बी डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। जैसे ए एक्स ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स और एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर हैं, और एक सेट हम बी लेते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स एक्स की वैल्यूज़ हैं और एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। हम जानते हैं इवन नेचुरल नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर्स दो डिफरेंट टाइप्स के, दो अलग अलग कैटेगरी टाइप्स के नंबर्स होते हैं। तो इवन और ऑड में किसी भी तरह का कोई भी कॉमन चीज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वह 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह ए और बी दो सेट डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। मतलब यहाँ पे यह एग्जांपल में जो दो सेट यहाँ पे हमने लिया है यह डिसजॉइंट सेट्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, देयरफॉर ए एंड बी और डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए में जो एलिमेंट होते हैं 2 4 6 8 यह सारे इवन नंबर होंगे, और बी में जो एलिमेंट होंगे 1 2 3 5 7 ये सारे एलिमेंट्स होंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों सेट्स में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इस कारण से यहाँ पे ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिफरेंट ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, इसे भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और एक दूसरा सेट है जिसके इनसाइड एलिमेंट है 3 4 5 6 7।
ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी समझते हैं क्या होता है। डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा जिस सेट का जिक्र पहले किया गया है। चूँकि यहाँ पर ए का जिक्र पहले किया गया है तो ए को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद डिफरेंस का सिंबल माइनस यूज करते हैं और उसके जस्ट बाद हम दूसरे सेट का जिक्र किया गया है उस सेट्स को लिखेंगे। ठीक है, तो यह ए एंड बी का डिफरेंस का सिंबल हो गया, जिसे सेट ए माइनस सेट बी से यहाँ पर डिनोट किया जाएगा और यह भी एक सेट होता है। तो इस एग्जांपल में यह सेट जो होगा ए एंड बी, इसके इनसाइड जो भी एलिमेंट होंगे एक्स इज प्योरली एलिमेंट ऑफ ए। इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स x होंगे वो सारे एलिमेंट्स प्योरली यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेट जो पहला सेट है ऑर्डर में उसके एलिमेंट होंगे। ठीक है, मतलब a एंड b का डिफरेंस में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेट a से बिलोंग करेंगे। ठीक है, प्योरली विशुद्ध रूप से सेट a के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों में देखना है कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो दोनों सेट में एलिमेंट 3 4 5 3 4 5 ये कॉमन है, तो यानी कि यह 3 4 5 सेट ए का वो एलिमेंट है जो बी का भी एलिमेंट है। तो हम इस 3 एलिमेंट्स को बाहर कर देंगे और जो रेस्ट 2 एलिमेंट यहाँ पे 1 और 2 बचा, यह सिर्फ और सिर्फ ए का एलिमेंट है, चूँकि यह दोनों एलिमेंट सेट बी में नहीं है। तो यह ए और बी का ऐसा एलिमेंट है जो एकदम प्योर एलिमेंट है, मतलब यह बी में नहीं है। तो ए माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ ए एंड बी सेट होता है और इसका आंसर लिखने के लिए हम ए के उन सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट होते हैं, यानी कि ए के वो सारे एलिमेंट को सबसे पहले बाहर कर देंगे जो बी के होंगे, उसके बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे उस सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर ए और बी के डिफरेंस के वैल्यू के अंडर लिखेंगे। ठीक है, अब हम कुछ रियल नंबर्स के सबसेट्स जिसे इंटरवल्स कहा जाता है उस इंटरवल्स के बारे में जानेंगे। इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स, इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहला जो इंटरवल है जिसे हम इस तरह से लिखेंगे, इसे ओपन इंटरवल कहा जाता है, ओपन इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह ए और बी दो डिफरेंट रियल नंबर हैं। ठीक ना, हियर ए एंड बी आर टू डिफरेंट रियल नंबर्स। और जो इस ब्रैकेट से अंदर जो लेफ्ट साइड में नंबर है वो ऑलवेज स्मॉल होगा जो राइट साइड के नंबर है उससे, मतलब लेफ्ट साइड का नंबर स्मॉलर होगा राइट साइड के नंबर से, देयरफॉर यहाँ पे ए लेस देन बी होगा। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन है, इस सिंबल का डिस्क्रिप्शन जो कि ओपन इंटरवल कहलाता है, इसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से है, ए बी all element of x where x belongs to real number and x is greater than a and less than b। ठीक है, एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं, जैसे 5 10। ठीक है, ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये ओपन इंटरवल में जो ये दो नंबर होते हैं ये इसके एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहलाते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यूज़ कहलाते हैं। तो इस ओपन इंटरवल के यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू 5 and 10 या क्रिटिकल वैल्यू 5 and 10 हो गया, और इसका सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा कि ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 5 एक्स इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10। ठीक है, इसे अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। नंबर लाइन पे, नंबर लाइन जानते हैं कि एक नंबर लाइन एक लाइन होता है जिसके दोनों एंड पे एरो हेड लगा होता है। यह एरो हेड इसलिए लगाया जाता है कि नंबर लाइन दोनों साइड इंडेफिनेटली एक्सटेंड करता है, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में
जो एक्सटेंड करेगा वो इंडेफिनिट होगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा, कभी इसका एंड नहीं होगा। अब नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इस पॉइंट को 5 से रिप्रेजेंट करें और इस पॉइंट को 10 से, तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि यह x की वैल्यूज़ जो है वो 5 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। मतलब x की वैल्यूज़ में 5 और 10 इंक्लूड नहीं है। तो हम 5 और 10 पर दो बहुत ही छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे और ये सर्कल्स खाली होंगे, मतलब एम्प्टी होंगे। उसके बाद इस 5 और 10 के बीच जो नंबर लाइन का यह पोर्शन है, इसे हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड शेडेड कर देते हैं। मतलब इस लाइन को रेस्ट लाइन के रिस्पेक्ट में थोड़ा मोटा बना देते हैं। ठीक है, तो अब यह जो बोल्ड पोर्शन है, यह बोल्ड पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे x के वैल्यूज़ को जो 5 से ग्रेटर हैं और 10 से स्मॉल हैं। चूँकि अब जानते हैं 5 से ग्रेटर और 10 से स्मॉल ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स को। और ये चूँकि 5 के राइट के पॉइंट हैं, इसलिए हर एक नंबर जो रिप्रेजेंट करेगा वह 5 से ग्रेटर होगा। और चूँकि सारे पॉइंट्स इस शेडेड पोर्शन पे, इस बोल्ड पोर्शन पे 10 से लेफ़्ट साइड हैं, इसलिए 10 से हमेशा यह सारा नंबर जो भी पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा वह 10 से छोटा होगा। ठीक है, तो यह एक ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल हो गया। एक दूसरा तरह का इंटरवल जिसे दोनों साइड से बिग ब्रैकेट से इनक्लोज्ड किया जाता है और इसे कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, इसका डिस्क्रिप्शन है कि यह भी एक सेट होगा जिसकी सारी वैल्यूज़ x की वैल्यूज होगी और x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड लेस देन इक्वल्स टू b। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल में जो एक्सट्रीम वैल्यू a और b है, यह दोनों शामिल है, मतलब इस सेट्स में शामिल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। एक एग्जांपल 3, 11। ठीक है, तो 3 किसी भी तरह का इंटरवल हम लिखें, चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, लेफ़्ट साइड का नंबर हमेशा राइट साइड के नंबर से स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 11 से स्मॉल है और यह दोनों साइड से बिग ब्रैकेट से क्लोज बंद है। तो इस तरह से यह एक क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है और इसका सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा ऑल एलिमेंट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू r एंड 3 इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब यह नंबर लाइन पर अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले एक नंबर लाइन को हम ड्रॉ करते हैं और उस पर 2 पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, कहीं भी लेफ़्ट साइड का पॉइंट अगर 3 को रिप्रेजेंट करता है तो राइट साइड का पॉइंट 11 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से हम इस दोनों पॉइंट पे एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं। अब इस केस में चूँकि यह क्लोज्ड इंटरवल में जानते हैं कि यह दोनों एक्सट्रीम वैल्यू इस सेट्स के अंडर शामिल हैं एज एन एलिमेंट, तो इस दोनों वैल्यूज चूँकि यह सेट्स में शामिल हैं, इसलिए इस बार सर्कल जो होगा वह एम्प्टी नहीं होगा बल्कि फील्ड होगा। तो इस बार दोनों सर्कल को हम शेडिंग कर देंगे, मतलब फील्ड कर देंगे। उसके बाद जो दोनों नंबर्स के बीच लाइन का पोर्शन है इसे फिर से हम बोल्ड कर देंगे, मतलब थोड़ा मोटा कर देंगे। ठीक है, तो यह जो भी यहाँ पर शेडेड पोर्शन लाइन का दिख रहा है यह इस इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह हो गया आपका ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ज्योमेट्रिकल फॉर्म सेट का यह ज्योमेट्रिकल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ओपन इंटरवल में जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है या एक्सट्रीम वैल्यू होता है वह एक्सक्लूडेड होता है और जो क्लोज्ड इंटरवल होता है उसमें एक्सट्रीम वैल्यू इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इंटरवल्स के बारे में और भी डिटेल्स से और एग्जाम्पल और भी डिटेल्स के साथ अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो आपको हमारे 11th के सेट थ्योरी के लेक्चर्स को देखना पड़ेगा।
आप उन सारे लेक्चर्स को देखें तो इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही मज़ेदार होता है और इसके बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर इसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। अब कुछ यहाँ पर दोनों तरह के इंटरवल का मिक्सअप होता है, तो उस से नए तरह के इंटरवल्स बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक तरफ से मैंने स्मॉल ब्रैकेट लिया है, दूसरी तरफ से इसे बिग ब्रैकेट से क्लोज कर दिया गया है। तो इसे सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड और हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड। ठीक है, इसे सेमी ओपन कहें या सेमी क्लोज्ड इंटरवल कहें या हाफ ओपन कहें या हाफ क्लोज्ड इंटरवल कहें, इन चारों में से किसी भी नाम से हम इसे पुकार सकते हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा? इसका डिस्क्रिप्शन फिर से इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे x वो रियल नंबर होंगे। ठीक है, अब ये रियल नंबर चूँकि a के साइड से यह स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब a जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो एक्सक्लूड होगा, और b के साइड से चूँकि यहाँ पे बिग ब्रैकेट है तो b इंक्लूड होगा, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल्स टू b। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं 3, 7। ठीक है, तो इसका जो भी एलिमेंट्स होगा वह रियल नंबर होगा और x की वैल्यूज़ 3 से ग्रेटर होगी एंड इक्वल्स टू एंड लेस देन 7 होगी। ठीक है, यह इसका सेट के फॉर्म में एक्सप्रेशन हो गया। जब हम इसे नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करेंगे तो नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करने पे अगर हम यहाँ पे 3 को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 7 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले दोनों नंबर पर छोटा छोटा सर्कल बनाएंगे। अब चूँकि यहाँ पे 3 इस इंटरवल में एक्सक्लूड है तो 3 पे जो सर्कल बना हुआ है वह वैकेंट रहेगा और 7 इंक्लूड है तो 7 का सर्कल यहाँ पे फिल्ड हो जाएगा। उसके बाद 3 और 7 के बीच का नंबर लाइन के पोर्शन को हम यहाँ पे फिर से बोल्ड कर देंगे, तो यह इस इंटरवल्स के सारे नंबर्स को यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, आइए अब हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में समझते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर, तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं a और b कोई भी दो थिंग्स हैं, 2 थिंग्स, यहाँ पे यह a और b कोई भी दो थिंग्स हो सकते हैं, जैसे a नंबर हो सकता है, b किसी प्लेस का नाम हो सकता है। ठीक है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि a और b कोई भी दो थिंग्स हैं, कोई भी दो डिफरेंट थिंग्स हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो इस दो डिफरेंट थिंग्स को अगर हम एक स्मॉल ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके अगर लिखते हैं तो यह एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा, एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, कोई भी दो थिंग्स, ये इसको आप इंटरवल से कंपेयर मत करें, क्योंकि इंटरवल्स के अंदर ऑलवेज दो नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड के नंबर हमेशा राइट साइड के नंबर से स्मॉल होते हैं। लेकिन जब हम ऑर्डर पेयर में इसे ऑर्डर पेयर की तरह देखते हैं तो यहाँ पे a और b कोई भी दो थिंग्स हैं और वह दो थिंग्स सेम नेचर के भी हो सकते हैं और डिफरेंट नेचर्स के भी हो सकते हैं। जब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे तब इसे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हमेशा इस दो थिंग्स को कॉमा से सेपरेट करने के बाद दोनों साइड से स्मॉल ब्रैकेट से इनक्लोज्ड करने पर यह एक ऑर्डर्ड पेयर को फॉर्म करेगा। अब इस ऑर्डर पेयर में जो लेफ़्ट साइड जो थिंग होता है, कॉमा के लेफ़्ट साइड जो थिंग्स होता है उसे फर्स्ट एंट्री कहा जाता है, फर्स्ट एंट्री और फर्स्ट कंपोनेंट। और कॉमा के राइट साइड जो एंट्री होती है जो उसे सेकेंड एंट्री और सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल रूट 2 एंड दिल्ली। ठीक है, यह एक ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है जोड़ा, मतलब कोई भी दो थिंग्स का कलेक्शंस। तो ऑर्डर का मतलब होता है क्रम मीन्स कौन सा थिंग्स पहले आता है और कौन सा थिंग्स बाद में आता है, तो इसलिए इसे एक ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है।
पेयर मीन्स यहाँ पे दो थिंग्स का कलेक्शन है, एक थिंग्स √2 है, दूसरा थिंग दिल्ली है, और इन दोनों में जो ऑर्डर है उसमें √2 पहले आता है और दिल्ली बाद में आता है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x² + 1 और 3/11। ठीक है, यह भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का एग्जांपल है। इसमें जो फर्स्ट एंट्री है वो x² + 1 है और जो सेकेंड एंट्री है उसे 3/11 दिखाया गया है। ठीक है, तो आप ऑर्डर पेयर के बारे में आसानी से समझ गए होंगे। अब दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जिसे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कहा जाता है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। तो अगर मान लेते हैं AB एंड CD, ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं और दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे, एक ऑर्डर पेयर AB और दूसरा ऑर्डर पेयर CD, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं देन दोनों ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एंट्री आपस में इक्वल होना चाहिए। इस कंडीशन में दोनों ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एंट्री आपस में इक्वल होंगे एंड दोनों ऑर्डर पेयर के सेकेंड एंट्री भी आपस में इक्वल होने चाहिए। मतलब दो ऑर्डर पेयर को इक्वल्स होने का एकमात्र कंडीशन है दोनों के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऑलवेज इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये एकमात्र कंडीशन है दो ऑर्डर पेयर को इक्वल होने का। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, x + 11 - 5 - 3 और 3 + 5y। यहाँ पे यह दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, तो इस दो ऑर्डर पेयर को इक्वल होने का मतलब हो गया कि x + 11 जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एंट्री है इसको सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एंट्री -3 के बराबर होना पड़ेगा, और -5 जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एंट्री है इसे सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एंट्री 3 + 5y के बराबर होना पड़ेगा। तो इससे सॉल्व करने पे हमें x का वैल्यू -14 ऑब्टेन होगा, x का वैल्यू -14 ऑब्टेन होगा, एंड इसे सॉल्व करने पे y का वैल्यू -8/5 ऑब्टेन होगा। मतलब इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को अगर इक्वल होना है तो उसके लिए x की वैल्यूज़ -14 होनी चाहिए और y की वैल्यूज़ -8/5 होनी चाहिए, ये दो वेरिएबल्स की वैल्यू। ठीक है, तभी जाकर यह दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो पाएगा। तो यह ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल होने का एकमात्र कंडीशन है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम सेट्स के इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम डिस्क्राइब करते हैं अपने लेक्चर्स में अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारे लेक्चर्स को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ लेक्चर्स को अपने दोस्तों के बीच, अपने ज़रूरतमंद लोगों के बीच शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।